9 क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों को पुनः एक बार वेलकम है। आज हम लोग अगले सीरीज में यहाँ बातें करेंगे राजनीति शास्त्र विषय से, जिसमें देखेंगे भारत का संविधान। जो इसके पहले हम अगले सीरीज में देखे हुए थे भारत के संविधान के बारे में। तो भारत के संविधान में पहले हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था कि भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसके पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या लोकतंत्र ही उचित था या इसकी जगह पर राजतंत्र होना चाहिए था, आदि आदि ऐसे कई बातों पे हम लोगों ने इसके पहले के सीरीज में जिक्र किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान लागू हुआ, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कायम हुआ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे संविधान के कार्य एवं इसके महत्व के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि इसका कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि संविधान का निर्माण जो हुआ, संविधान के निर्माण की क्या उद्देश्य था, फिर संविधान सभा का जो गठन किया गया, संविधान सभा के गठन करने का क्या उद्देश्य था। पुनः इस पे संविधान सभा के गठन में हम कई बिंदुओं पे विचार करेंगे, जिन बिंदुओं में देखेंगे कि संविधान व्यापक सहमति का एक परिणाम हुआ। और फिर हम बातें करेंगे यहाँ स्वनिर्मित संविधान के रूप में, और फिर संविधान निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता के रूप में हम समझेंगे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो कितनी पारदर्शिता के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित है। इसके बाद अगले बिंदुओं पे हम विचार करेंगे, जिसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो निर्देशक बुनियादी मूल्य हैं, तो उस निर्देशक बुनियादी मूल्य आदि बातों पे कई तरह के विचारों को यहाँ रखा जाएगा। फिर संविधान के दर्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और पुनः जैसे आप देख रहे हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, समता या समानता, पुनः आप देखेंगे समाजवादी, स्वतंत्रता, बंधुता या बंधुत्व, ऐसे शब्दों का जो हम प्रयोग देखेंगे, इसका प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इन शब्दों का, इस सारी बातों का हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। और पुनः यहाँ देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की बात, कि वहाँ की जो अफ्रीका एवं भारत के जो संविधान है, इसकी प्रस्तावना जैसे भारत में जो लिया गया है, कैसे उसका जिक्र हुआ है। और पुनः भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में हम देखेंगे, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, आदि बातों पे अलग अलग ढंग से हम अध्ययन करेंगे। तो आप बस धैर्य बना कर रखे रहें। और मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि हर तरह का जो मेरा वीडियो अपलोड होते रहेगा, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप बेहतर से बेहतर शिक्षा जो मेरे माध्यम से दिया जा रहा है उसे समझने का आप प्रयास करें। और जैसे इसमें सबसे पहला बिंदु हमने दर्शाया था यहाँ कि भारत के जो कार्य है, यानी भारत के संविधान के जो कार्य हैं और इसके महत्व है, इस पे हम विचार करेंगे कि यह बात देखने से ही स्पष्ट हो जाता है, यह शब्द देखने से ही हम समझ लेते हैं कि संविधान लिखित नियमों की कुछ ऐसी किताब है जो उस देश में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी नागरिक होते हैं, उनके द्वारा यह मान्य होता है। और तो और यह देश का सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है, उसके बाद कोई दूसरा कानून नहीं होता है। उस देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं, आपसी मेल मिलाप की बातें होती है, इन सारी बातों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आप संविधान के बारे में और भी देखेंगे कि वहाँ के नागरिक एवं जो सरकार होते हैं, नागरिक और सरकार के बीच में पारस्परिक संबंधों को भी वह निर्धारित करने का काम करता है। और इस तरह से संविधान के रूप में आप पाएंगे कि नागरिकों के द्विपक्षीय स्थिति होता है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्थिति होता है, ऐसे नागरिकों एवं सरकार के बीच में यह संबंध होते हैं, वैसे संबंध को निर्धारण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है संविधान। संविधान द्वारा इस रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। संविधान के ऐसे निम्नलिखित रूप से हम अलग अलग बिंदुओं के तहत ऐसे कार्यों को बांट सकते हैं कि इसके कार्य कैसे कैसे क्षेत्रों में बांटे गए हैं। तो अलग अलग बिंदुओं में हम अगर जिक्र करते हैं तो इसके प्रथम बिंदु में हम विचार करेंगे कि किसी भी राज्य के लिए, कोई भी राज्य हो, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिन्हें हम एक तरह से नागरिक कहते हैं। कि जिस राज्य में बहुत से लोग एक साथ निवास करते हैं, रहते हैं, वैसे लोगों को नागरिक कहा जाता है। ये लोग विभिन्न समूहों में, समुदायों में एवं क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे निवास करते हैं। संविधान ऐसे लोगों के बीच आवश्यक विश्वास उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उसमें पारस्परिक जो सहयोग होते हैं, वैसे सहयोग की भावना को विकसित करने का काम करता है। तो आप पहले बिंदु को देखें। इसी तरह से दूसरे बिंदु पर देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं। तो
तो कार्यों में जैसे दूसरे बिंदु में देखेंगे संविधान के अंतर्गत ही इस बात का उल्लेख किया जाता है, जो संविधान होता है इस संविधान के अंतर्गत ही इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि सरकार जो होती है, सरकार का गठन, कोई भी सरकार बने, सरकार का गठन किस प्रकार किया जाएगा, सरकार के अंतर्गत जो निर्णयकारी यानी जो निर्णय लेने के अधिकारी होंगे वह किसे प्राप्त होगी। इसके बाद समस्त जो प्रमुख रूप से आप देखेंगे इसमें कि निर्णय लेने के अधिकार एवं जो उन अधिकार होते हैं या दायित्व सरकार के किस अंग पर होता है, यह इस बात का निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है और संविधान के द्वारा तय करने के बाद ही यह कार्य संपादित भी किया जाता है। पुनः आप तीसरे बिंदु के रूप में विचार करेंगे कि संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करने का एक महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करता है। इसके बाद इस बात का जो निर्माण होता है या इस बात का जो निर्धारण करने की स्थिति होता है, तो वैसे निर्धारण वह कर लेता है कि सरकार किस प्रकार के अधिकारों को उपयोग कर सकती है और किस प्रकार के अधिकारों को उपयोग नहीं कर सकती है, कौन कौन से शक्तियां उन्हें प्राप्त की जा सकती है और कौन कौन शक्तियां सरकार को नहीं दी जा सकती है, या सरकार के अधिकारों या शक्तियों की सीमाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान जो होता है, संविधान ही नागरिकों के अधिकारों को भी स्पष्ट करने का काम करता है। इसके द्वारा ही जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक तरह से कहा जाए तो सृजन करने का काम किया जाता है। नागरिकों का जो भी मौलिक अधिकार होता है, वैसे अधिकारों को यह संविधान जो होता है सृजित करता है और मान्यता प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। जनता की जो प्राप्त अधिकार होते हैं, वैसे जनता के अधिकारों की सीमाओं का भी इसके द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार के जो संविधान होते हैं कि इस प्रकार संविधान द्वारा एक लक्ष्मण रेखा खींच देने का काम किया जाता है कि जिसके अतिक्रमण का अधिकार यहाँ निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके अतिक्रमण का अधिकार न तो नागरिकों का होता है और न ही सरकार को ही होता है। अगर इसमें अतिक्रमण की बात आती है तो इसमें अतिक्रमण का अधिकार न तो नागरिकों के जिम्मे होता है और न ही सरकार के जिम्मे होती है। और फिर इसके अगले बिंदु पे अगर हम बातें करते हैं, इसका जो नेक्स्ट बिंदु है, तो उसमें देखते हैं कि जब हम चौथे बिंदुओं पे देखेंगे कि संविधान जो होता है, चौथे बिंदुओं में कि संविधान जो होता है यह जन आकांक्षा जो भी होते हैं, जन आकांक्षा, तो जन आकांक्षाओं का एक तरह से प्रतिबिंब के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो संविधान जन आकांक्षाओं के प्रतिबिंब के रूप में काम करता है और यह इस बात को स्पष्ट भी करने का काम करता है कि जनता आखिर में चाहती क्या है और जनता की सोच क्या है। जनता की जो इच्छाएं होता है, वैसे इच्छाओं की अभिव्यक्ति यहाँ संविधान के द्वारा ही होती है और जनता यहाँ यह चाहती है कि यहाँ जनता जो होती है यह चाहती है कि भावी समाज एक आदर्श समाज के रूप में या एक आदर्श समाज हो जाए और उस समाज के जो गठन होते हैं, वैसे समाज के गठन के रूप में अगर हम यहाँ देखेंगे कि आकांक्षाओं की अभी जो व्यक्त होती है वह संविधान ही निर्धारित करने का काम करता है। पुनः आपको यहाँ पांचवें बिंदु के रूप में देखने के लिए मिलेगा कि संविधान जो होता है या संविधान ही सामाजिक मूल्यों आदर्शों को स्पष्ट करने का अपना मूल रोल अदा करता है और जनता जिन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखती है वहाँ उन मूल्यों पर ही संविधान एक तरह से आधारित होता है। जैसे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं और कुछ ऐसी ही जो मूलभूत मान्यताएं होता है, वैसी मान्यताओं की अगर हम बात करें तो जिनकी अभिव्यक्त अगर हम करना चाहें तो संविधान में ही निश्चित हो पाता है। और अंत में हम यह बात इसमें कह सकते हैं कि संविधान विश्व के प्राय सभी राज्य में होता है। जो भी राज्य हैं वहाँ संविधान बने हुए हैं और सभी राज्यों के लिए संविधान अनिवार्य होता है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि सिर्फ लोकतांत्रिक राज्यों में ही संविधान होता है। जहाँ राजतांत्रिक राज्य हैं वहाँ भी तो संविधान होता है, लेकिन जहाँ सैनिक तानाशाही होता है, सैनिक तानाशाही वाले राज्य एवं एक दलीय व्यवस्था वाले जो अधिनायकवादी दल वाले राज्य होते हैं, वैसे राज्यों में और वहाँ के जहाँ सैनिक शासन वाले राज्य होते हैं, संविधान में कुछ अंतर महसूस हो सकता है, अंतर देखा जा सकता है या अंतर होता भी है, लेकिन संविधान हर जगह पे मौजूद है। हर जगह पे अनिवार्य रूप से यह संविधान को मानना जरूरी होता है। पुनः हम अगले बिंदुओं पे विचार करते हैं। यह संविधान के कार्य हो गया, संविधान का महत्व हम समझ लिए। फिर हम बातें करते हैं कि संविधान का निर्माण यानी संविधान के निर्माण की क्या आवश्यकता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इन बातों पर अगर हम विचार करते हैं तो देखेंगे इसमें कि स्वतंत्र भारत का संविधान अगर हम देखना चाहते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद संविधान यहाँ पे जो लागू हुआ, जैसे 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस गठन के बारे में हम संविधान सभा के बारे में आगे हम बातें करेंगे, अभी इसी अध्याय में बातें करेंगे। लेकिन यहाँ संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। संविधान का यहाँ बनकर तैयार होना 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, परंतु 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, यानी स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो पाया। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के समय अवधि पूरा करने के बाद तैयार किया गया। यह भी बात आपको याद रखने जरूरी है कि संविधान जो है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय आपका लगा हुआ था। इस प्रकार दीर्घकालीन विचार विमर्श के बाद भारत का जो संविधान था, इसका निर्माण होने का रास्ता साफ हुआ, और संविधान निर्माण का दायित्व एक निर्धारित संविधान सभा को ही दिया गया। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसमें विदेशी जो रियासत थे, विदेशी रियासतों के भी कुछ अपने सदस्य थे, इन सबों ने गहन विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, इस संविधान द्वारा अंगीकृत करने का काम किया गया। जिसमें संविधान के निर्माण की अगर हम बातें करते हैं कि संविधान के निर्माण, तो इसमें संविधान के निर्माण में और भी कुछ बातें आता है कि इस प्रकार जो कठिनाइयां हैं भारतवर्ष में, हम देखेंगे कि भारतवर्ष में कठिनाइयां संविधान निर्माण के समक्ष ऐसे इतने कायम थे, इतनी कठिनाइयां थी संविधान निर्माण के समय, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक इसका बड़ा कहा जा सकता है कि कठिनाइयों का एक लाभ था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो निर्माता थे, दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बनाए थे लोग, तो जो महत्वपूर्ण लोगों ने संविधान दक्षिण अफ्रीका का बनाए थे, तो ऐसे निर्माताओं की तरह संविधान निर्माण के समय यहाँ विभिन्न बातों पर सहमति बनाने, जो भी बातें वहाँ प्रस्तुत किया जाता था उस पर अपनी एक सहमति बनाते थे। जितने उसके सदस्यगण थे, सहमति बनाने के बाद यहाँ समस्या से किसी तरह की समस्या यहाँ सामने प्रकट नहीं हो सकता था, क्योंकि जो भी समस्याएं होती थी वहाँ जो भी सदस्यगण होते थे उस समस्या को पहले ही अवगत हो लेते थे, और उसके बाद उस बातों को उसमें लिखा जाता था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति दक्षिण अफ्रीका से इस प्रकार से या इस दृष्टि से बिल्कुल भिन्न थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम स्थिति को समझते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही देश के जो भावी स्वरूप था, वैसे भावी स्वरूप में जैसे लोकतंत्र के सहित या लोकतंत्र के जो अधिकांश मूलभूत बातों पर सहमति की बात यहाँ देखी जाती है कि जो सहमति थी या बनाने की प्रक्रिया के रूप में जो आपसी सहमति था, ऐसे वैसे प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। और खासकर यह राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ सिर्फ स्वदेशी दस्ता से आज़ादी के लिए संघर्ष की बात अगर हम करें कि संघर्ष की जो यहाँ बात है वह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसे संघर्ष की स्थिति नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को फिर से जागृत करने, समाज और जो राजनीति की स्थिति थी कि समाज और राजनीति की स्थिति में यानी राजनीति की जो दशा थी, वैसे दशाओं के संदर्भ में नव निर्माण के लिए एक तरह का आंदोलन था। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के रूप में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किस दिशा में अग्रसर होगा, और इस प्रश्न पर राष्ट्रीय आंदोलन के समय में काफी यहाँ विवाद कायम था, और ऐसे विवादों के साथ यह एक ऐसा रूपरेखा बना हुआ था हमारे देश का। और यह विवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी वही था, जब स्वतंत्रता के पहले था वही स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हुआ। इसी प्रकार के कुछ अन्य मुद्दे थे जिनमें बहुत ही मतभेद हुआ करते थे और आपसी मतभेद थे, लेकिन कुछ बुनियादी प्रश्नों पर, जैसे भारत की जो राजनीतिक स्थिति था, वैसे राजनीतिक संरचना किस प्रकार की होगी, कैसे संरचना पे विचार किया जाएगा, धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, आदि आदि बातें जो थी, यह हमारे क्षेत्रीय या हमारे जो राष्ट्रीय एक तरह के आपसी विवाद की बातें थी इत्यादि पर आम सहमति बन चुकी थी। ये जो भी संविधान सभा के सदस्यगण थे, ये सारी बातों पे अपनी एक आम सहमति बना चुके थे, और सभी राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी नेता थे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि को स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र भारत के संवैधानिक संरचना के आधार में बनाने के पक्षधर हो चुके थे। और 1928 ईस्वी की स्थिति को देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दशा के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो कांग्रेस की 9 सदस्य समिति द्वारा भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। डेट को याद रखेंगे क्योंकि डेट महत्वपूर्ण है।
यानी 9 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी 1928 में कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और एक तरह का संविधान सभा का प्रारूप उस समय भी तैयार किया गया था 1928 ईस्वी में। इस समिति की अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे, और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन था। इस कराची अधिवेशन में जो स्वतंत्र भारत के अर्थात स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा एक प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया गया था नेहरू समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एक तरह का ऐतिहासिक क्वेश्चन भी हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट एवं कराची प्रस्ताव द्वारा भारत यानी स्वतंत्र भारत के संविधान के समर्थक जो थे, स्वतंत्र भारत के जो सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के नागरिकों की रक्षा इत्यादि की बातें इसमें विस्तृत रूप से कही गई थी। और इस प्रकार संविधान निर्माण से पूर्व भी कुछ बुनियादी मूल्यों पर प्राय सभी नेताओं के बीच आम सहमति बन चुकी थी। पुनः अब इस प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय कुछ राजनीतिक संस्थाओं का संगठन यहाँ किया जा चुका था। इस संस्था के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसके संरचना और कार्य पद्धति में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन में नेता भली भांति परिचित थे। जो भी हमारे भारत के महत्वपूर्ण नेता थे सबके सब परिचित थे। अतः नई राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप निर्धारित करने में इन्हें बहुत ही सहयोग मिला था। और इस सहयोग में जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में के समय भारत गठित प्रांतीय असेंबलियों के निर्वाचन में बहुत कम लोगों को ही यहाँ मतदान दिया गया था, मतदान का अधिकार प्राप्त किया गया था। और इस आधार पर संगठित विधायिका अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी। और भारतीय शासन अधिनियम जैसे 1935 की स्थिति को समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के अंतर्गत आप देखेंगे 1937 में जो चुनाव हुए उसमें निर्मित असेंबली एवं उसके जो आधार पर गठित सरकारें थी, ऐसी सरकार जो थी वह काफी ही कमजोर स्थिति में वो सरकार बनी थी, क्योंकि उसमें भारतीयों की सदस्यता नगण्य जैसी थी। तो निश्चित रूप से वह सरकार बिल्कुल कमजोर थी। और इसके साथ देखेंगे वे सरकारें पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार तो आप समझ रहे हैं, पीछे हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि लोकतांत्रिक सरकार किसको कह सकते हैं। लेकिन विधानसभाओं में जाने के बाद, जो विधानसभा में जाने की स्थिति होती है, तो विधानसभाओं में जाने के बाद कार्य करने के फलस्वरूप उन्हें इसका व्यवहारिक जो अनुभव प्राप्त हुआ, यह उनके लिए बहुत ही लाभदायक भी साबित हुआ, क्योंकि कार्य करने के अनुभव से हम कई स्थितियों को समझ पाते हैं, कई स्थितियों को सीख पाते हैं। तो उन्हें बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि लाभ इसका मिला, और इतना लाभ मिला कि ऐसे नेताओं को ही अपनी जो संस्थाएं थी वैसी संस्थाओं का निर्माण करना था और उन्हें चलाना भी बेहद जरूरी था। उपनिवेशवादी शासन के समय में अगर हम देखेंगे और यहाँ विचार करेंगे तो संस्थाएं सफलतापूर्वक कार्यरत थी। उन प्रावधानों को यथासंभव पूर्णतः, अथवा अगर हम कहें कि सामान्य अगर संशोधन की बात करें कि संशोधन को अपना लिया गया, जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो स्थिति था, उसका रूपरेखा था, प्रस्तावित संघीय योजना थी, उस योजना को हमारे संविधान में कुछ स्वीकार भी किया गया है। और इस प्रकार उपनिवेशवादी शासन के समय में भी कतिपय कानून को यहाँ जस के तस अपना लेने का भरसक प्रयास किया गया है। तो स्वतंत्र भारत के जो राजनीतिक स्थिति थे, राजनीतिक स्वरूप थे, ऐसे स्वरूप को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भी विचार विमर्श, बहस एवं चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी। और इस प्रकार विचार विमर्श और चिंतन का लाभ भी संविधान निर्माता को प्राप्त हो ही चुका था। और इसी का प्रतिफल यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा कि जो यहाँ चिंतन का प्रारूप चल रहा था, तो इसका प्रतिफल यहाँ यह मिला कि संविधान निर्माताओं में पर्याप्त आत्मविश्वास एक तरह से आ चुका था। जो भी संविधान निर्माता थे उनके अंदर एक तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस था मन के अंदर कि विश्व के विभिन्न देशों में जो कार्यरत लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वहाँ कार्य कर रही है, वहाँ व्यवस्थाओं में से वे अवगत थे। और इसका परिणाम यहाँ यह हुआ कि संविधान के जो निर्माता थे देश में कार्यरत उन प्रावधानों को जिसे उन्होंने परिस्थितियों के अनुरूप पाया, और वैसे परिस्थितियों के जो अनुरूप पाया उसे अपना लेने में ही भलाई समझा। उन्हें अपनाने में उन्हें किसी प्रकार की एक तरह से कहा जा सकता है कि हिचक भी नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि जब वैसे परिस्थितियों को अपनाने में जो अनुकूल परिस्थितियां थी वैसे अपनाने में जब हिचक नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाओं में उन्हीं प्रावधानों को यहाँ पे अपनाया गया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और बातें इसमें आती है कि
भारत में ठीक ढंग से कार्य करें, इसके लिए यदि आवश्यक हुए तो उन्होंने जो भी आवश्यक होता है तो आवश्यक हुए तो उन्होंने उसे संशोधित एवं परिवर्तित भी करने का काम किया। और तो और आप यहाँ पे यह भी बात समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे ब्रिटिश संविधान के में जो ब्रिटिश संविधान था, वैसे ब्रिटिश संविधान में कार्यरत विधि के शासन की मान्यता को ही अपनाया गया। उन्होंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन यहाँ बातें आती है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों की। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसके आदर्श में स्वतंत्रता की बात आई थी, समानता की बात आई थी और भ्रातृत्व की भावना बिल्कुल प्रचलित थी। और ऐसी भावनाओं के साथ हम देखेंगे कि वे ब्रिटिश व्यवस्था की कार्य पद्धति से बिल्कुल प्रभावित हो चुके थे। और ऐसे ब्रिटिश कार्य पद्धति से जब प्रभावित थे तो अमेरिकी संविधान था, अमेरिकी संविधान में जो वर्तमान अधिकारों की सूची की बात यहाँ देखेंगे कि अमेरिका के संविधान के वर्तमान अधिकार की सूची जब यहाँ पे प्रभावित है, इसी प्रकार रूसी समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित करने का बेहद ही प्रयास किया। और भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह जो समाज था, यहाँ सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था को अपनाने के पक्ष में सोचने लगे थे। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने व्यवस्था को अपने संविधान में एक तरह से बेहद खूबसूरत स्थान भी देने का कार्य किया। तो यहाँ हमने देखा कि भारत के संविधान के जो निर्माण हैं, तो निर्माण की स्थिति में जैसे क्या क्या स्थितियां आई, और इसके बाद अगर हम समझना चाहते हैं तो फिर यहाँ देखेंगे कि जो इसके तीसरे बिंदु में हम यहाँ विचार करेंगे कि जो तीसरा बिंदु है आपका इस संविधान सभा। तो संविधान सभा में हम देखेंगे कि संविधान सभा में कई बातों को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो हमने पॉइंट के रूप में यहाँ दर्ज भी किया है। कि संविधान सभा के संदर्भ में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो सर्वप्रथम यह जानना हम सबके लिए बेहद ही आवश्यक बन जाता है कि संविधान सभा का वास्तविक अर्थ होता क्या है। तो संविधान सभा, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं संविधान किसे कहते हैं, संविधान सभा का वास्तविक अर्थ क्या है, या संविधान किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान सभा से मतलब एक ऐसे संगठन से अथवा विकास से होते हैं, ऐसे संगठन से होंगे या ऐसे विकास से होते हैं जो संविधान निर्माण का कार्य करता है। पुनः भारतीय संविधान की अगर हम स्थिति को देखें कि भारतीय संविधान का निर्माण इसी प्रकार की एक निश्चित या एक तरह से निर्वाचित सभा के द्वारा ही किया गया था, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। क्योंकि वहां अपने से कोई नहीं चला गया था, वहां निर्वाचन करके भेजा गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो निर्वाचन करके वहां जो हमारे देश के महान व्यक्तित्व वहां पहुंचे हुए थे। तो लोकतांत्रिक राज्यों में यह कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित जो सभा संविधान के निर्माण अथवा लिखने के कार्य करती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। आप संविधान की परिभाषा बेहद ढंग से समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण भी इसी प्रकार की एक सभा द्वारा बनाया गया था। और इस क्रम में यह बात बिल्कुल ही उल्लेखनीय बन जाता है कि संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वह सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ था। 1935 के अधिनियम के आधार पर अगर सीमित मतदान प्रणाली की बात करें तो सीमित मतदान प्रणाली द्वारा 1946 ईस्वी में निर्वाचन में प्रांतीय असेंबली के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन यहाँ पे किए गए थे। और इसकी पहली बैठक 1946 ईस्वी में संपन्न कराई गई थी। जैसे पहली बैठक के रूप में आप याद रखें, संविधान सभा का अगर एक प्रश्न आता है कि पहली बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुआ था। और अगस्त 1947 में देश का विभाजन हो गया और संविधान सभा भी विभाजित हो गई। अब देख रहे हैं यहाँ कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, इसकी पहली बैठक की गई, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्रता प्राप्त किए तो उसी दिन हमारा देश का विभाजन भी हो गया। तो समझिए कि यहाँ संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। अर्थात संविधान सभा में जो ऐसे कुछ सदस्य थे जो पाकिस्तान निवासी थे या पाकिस्तान में रहने वाले थे, वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत में रहने वाले थे भारत रह गए। और संविधान सभा विभाजित यहाँ बिल्कुल होना तय था। और भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य यहाँ बच गए। याद रखेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य यहाँ बच गए। इससे ज्यादा थे जो और पाकिस्तान चले गए। इस सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया गया। जो मैंने इसके पहले ही बताया था
कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कार्य यहाँ पूरा कर लिया गया। और इसके साथ इस संविधान दस्तावेज यानी या संवैधानिक जो एक तरह से दस्तावेज तैयार किया गया, तो इस दस्तावेज के प्रारूप पर उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किया था। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 284 मेंबर्स यानी इतने सदस्य ने इसमें हस्ताक्षर करने का काम किया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस संख्या को याद रखेंगे कि 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किया था। 299 सदस्य थे और उसमें से 284 ने हस्ताक्षर किया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे संपूर्ण भारत में इस संविधान को लागू किया गया था। और जैसे आप देखते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसी संविधान के उपलक्ष्य में हम लोग मनाने का काम करते हैं। और संविधान लागू होने के इसी यादगार दिन को आज 26 जनवरी के रूप में हम हमेशा गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। और हम हमेशा जब तक हमारा देश है, अखंड देश के रूप में हम लोग हैं, तब तक यह संविधान सभा का जो यानी संविधान का लागू करने का जो तिथि है, यह तिथि हम सबके लिए स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा यादगार रहेगा। पुनः इस संदर्भ में अगर दूसरा विचारणीय प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ दूसरा विचारणीय प्रश्न होता है कि आज से 60 वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को हम क्यों स्वीकार कर लें। आज से उम्मीद करेंगे कि जैसे 1950 में लागू हुआ था और 2020 चल रहा है, तो ऐसे कितने वर्ष हो गए आपके, यानी कि आपके 6 दशक 7 दशक हो गए, 70 वर्ष से ज्यादा हो गए। तो 70 वर्ष पहले जो संविधान बना था उसको आखिर में हम क्यों आज माने, यह बात हम लोग के बीच में आता है कि उस संविधान को क्यों माने जो 70 वर्ष पहले की बात है, उसे क्यों स्वीकार करें। इस प्रकार के या इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इसके उत्तर में हम कई बातों को रख सकते हैं कि क्यों माने, तो क्यों नहीं माने, यह मानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ इसमें बातें हैं, वह बातों को मानना हम सबके लिए अनिवार्य है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो हम अलग अलग पॉइंट के तहत, यह संविधान व्यापक सहमति का एक परिणाम रहा है, जो हम इस बिंदु के तहत अगर ध्यान देते हैं कि संविधान को स्वीकार करने के पक्ष में पहला तर्क यही बनता है कि संविधान उस समय के जो संविधान बने थे, संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, बल्कि यह उस समय के लोगों की जो व्यापक स्थितियां हैं, सहमतियां हैं, उस सबको व्यक्त करता है। उस समय के सभी राष्ट्रीय नेता और सामान्य जनता के बीच की जो मुद्दे आते हैं, वैसे मुद्दों पर सामान्य सहमति भी होती थी, क्योंकि वो सामान्य सहमति पे बना हुआ था और उसका समावेश संविधान में किया जा चुका है। और सहमति के अगर रूप में हम देखें तो सहमति संबंधों पक्ष का अगर विश्लेषण या जो विश्लेषक के इस अध्याय के शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस क्रम में यह उल्लेखनीय बन जाता है कि दुनिया के कई भी देश, माने कोई भी देश हो, तो दुनिया के कई देशों के जो संविधानों को फिर से अगर पहले के अगर फिर से देखेंगे कि लिखना पड़ा, क्योंकि वहाँ के सामाजिक समूह की स्थिति जो थी, जैसे मान लीजिए कोई और भी देश है, वहाँ संविधान बनाया गया, लेकिन जैसे परिस्थितियां बदल गई वहाँ संविधान दूसरा तैयार कर लिया गया। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है कि यहाँ जो है सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों के बीच मौलिक बातों या अथवा सिद्धांतों पर सहमति नहीं थी। इसके बाद अगर हम दूसरी बात को समझें तो यहाँ देखेंगे कि कई देशों का संविधान इसके अभाव के कारण एक सामान्य दस्तावेज मात्र बनकर रह गया है। सामान्य दस्तावेज क्यों बनकर रह गया? क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे उसका अनुपालन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, इस प्रकार एक साधारण कागज पर या कुछ लिखावट ही बनकर रह गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इन बातों को समझें तो भारतीय संविधान का अनुभव अगर हम करें, भारतीय संविधान जो लागू हुआ है हमारे देश में, तो इसका अनुभव जो है इन वर्षों के उपरोक्त संविधान से बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलता है। क्योंकि 70 वर्ष आज कंप्लीट हो चुके हैं और 70 वर्ष के बाद भी किसी बड़े सामाजिक समूह अथवा राजनीतिक दल द्वारा संविधान की वैधता पर यहाँ प्रश्न नहीं उठाया गया है। खासकर सभी लोगों के राजनीतिक दलों द्वारा इसके निष्ठापूर्वक अनुपालन करने का काम ईमानदारी पूर्वक किया जाता है और यह निश्चय ही भारतीय संविधान की एक साधारण उपलब्धि नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल, बल्कि इसे कह सकते हैं कि एक असाधारण उपलब्धि है जो विश्व के किसी संविधान में ऐसा नहीं है। कुछ सामाजिक समूहों द्वारा यह आपत्ति उठाई भी गई है, तो अगर ऐसी आपत्ति जब उठाई गई है तो अभी इसके कुछ प्रावधान जो देखेंगे, यानी किसी भी तरह के अगर हम प्रोविनेंस को अगर समझते हैं या प्रावधान को समझते हैं
तो अब तक किसी सामाजिक समूह ने संविधान की वैधता और औचित्य पर इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वैसे प्रश्न उपस्थित करने का काम नहीं किया है। पुनः हम यहाँ देखेंगे दूसरी बात है इसका कि क्यों नहीं हम माने अपने संविधान को, तो दूसरी बातें हमें और स्पष्ट करता है कि यह स्वनिर्मित संविधान है, यह किसी ने बनाया नहीं, हम स्वयं निर्मित किए हुए हैं। क्योंकि हमने या हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि सदस्य का वह निर्वाचन किया और सदस्य जो निर्वाचित हुए उन्हीं के सहमति से तो बना हुआ है, तो इसलिए स्वनिर्मित है। हमने इस नियम को बनाया है तो हम इसको लागू करेंगे ही, हम इसको मानेंगे ही, इसे ईमानदारी पूर्वक समझेंगे ही। क्योंकि संविधान के अनुपालन के पक्ष में हम दूसरी बात यह कर सकते हैं कि अगर संविधान का जो अनुपालन है तो इसका निर्माण उन लोगों के द्वारा ही किया गया था जो भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व करके वहां गए हुए थे। अर्थात भारतीय जनता के वो क्या थे, तो प्रतिनिधि थे। तो निश्चित रूप से यहाँ हम इस बात का जिक्र करेंगे कि उस समय सार्वभौम व्यस्त मताधिकार देश में लागू नहीं था। क्योंकि सार्वभौम व्यस्त मताधिकार जो था वह पूरे देश में लागू नहीं था, अर्थात अपने देश में ही लागू नहीं था। संविधान सभा के जो सदस्य थे अप्रत्यक्ष ढंग से ही चुने जाते थे और इसका निर्वाचन प्रांतीय असेंबली जो होती थी उसी प्रांतीय असेंबली के द्वारा ही किया जाता था। और इन असेंबलियों की जो स्थिति थी, ऐसे असेंबलियों के सदस्य भी सीमित मतदान प्रणाली के आधार पर यहाँ निर्वाचित होते थे। चूंकि उस समय देश के जो सार्वभौम व्यस्त मताधिकार की स्थिति होता था वह सार्वभौम व्यस्त मताधिकार प्रणाली लागू नहीं हुआ था, अतः इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। इस क्रम में यह बात बिल्कुल ही उल्लेखनीय बन जाता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे ऐसे सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से किया गया था कि देश के सभी जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो भौगोलिक क्षेत्रों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करने का यह काम करता था। और तो और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था इसमें, कि जहां 10 लाख की आबादी होगा वहां एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। और इस प्रकार देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में या जो भी भौगोलिक क्षेत्र था क्षेत्रों का यहाँ पे इसमें प्रतिनिधित्व हुआ था। इसके बाद अगर तीसरे बिंदुओं पे हम देखेंगे तो उस समय भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व पूरे संपूर्ण भारत में कायम था। और पूरे भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना वर्चस्व था, क्योंकि उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ने का काम किया गया था और जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था तो उसकी बातें तो सबको माननी निश्चित थी। और कांग्रेस उस समय तक मात्र एक राजनीतिक दल नहीं था, वह एक आंदोलनकारी दल था जिसमें सभी आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया था। और यह एक संगठन कहा जा सकता है कि एक संगठन के जैसा था, संगठन की रूपरेखा में था। इसके अंतर्गत कई राजनीतिक समूह और विचारधारा वाले लोग इसमें एक साथ जुड़े हुए थे। और इसके माध्यम से यह बात आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस सभा में कई ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। क्योंकि आप इतिहास में भी पढ़े हैं नरम दल और गरम दल, यानी कि वो कांग्रेस को विश्वास करते थे लेकिन उनके विचारधाराओं से अलग होते थे। जैसे आप बंग योजना की बंग का स्थिति देखते हैं, बंगाल विभाजन, तो ये सारी स्थितियां जो थी अगर कांग्रेस पे सब लोग सहमत होते तो नहीं ऐसा स्थिति नहीं पैदा हुआ रहता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह सभी लोग उस पर सहमत भी नहीं थे। और तो और लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति यानी जो हमारे देश के राष्ट्रीय अगर स्थिति थी, राष्ट्रीय हित की बात करें तो राष्ट्रीय हित में इस सभा ने क्या किया कि बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया। और तो और यदि सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक संरचना की दृष्टि में भी यह कहा जा सकता है कि सभी समूह, जाति, धर्म, लिंग और पेशे के लोग इसमें शामिल थे और इसके सदस्य थे। फिर हम इसके चौथे बिंदुओं पर विचार करेंगे कि यदि संविधान सभा का जो प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर ही था तो निर्वाचन होता तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता, क्योंकि इसमें अधिकांश राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो सदस्य थे राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता ही थे। और अतः इनके जो निर्वाचन हुआ करते थे ऐसे निर्वाचन में कोई शंका की बात ही नहीं थी। जो कुछ लोग इसके विरोधी भी थे वे 1952 में व्यस्त मताधिकार पर जो यहाँ पे निर्वाचन हुए उसमें पराजित हो गए। इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ सीमित प्रतिनिधित्व प्रणाली पर गठित प्रांतीय जो असेंबलियाँ थी, ऐसे प्रांतीय असेंबलियों द्वारा निर्वाचन होने पर भी इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होता जैसा कि यह था, जैसा यह देखा गया था। अब फिर हम
अगले इसके खंडों पे देखते हैं कि यहाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया की जो पारदर्शिता की बात आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम संविधान को क्यों नहीं माने, बिल्कुल मानना है, क्योंकि यह हमारे स्वरूप है, हमारे इच्छा के अनुसार है। तो जो इच्छा करता है तो उसे मानना ही है, और यही इच्छा करता है कि हमारा संविधान सबसे बेहतर है। क्योंकि संविधान निर्माण प्रक्रिया की अगर हम पारदर्शिता की स्थिति को देखें तो इसमें इतनी पारदर्शिता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए पूर्णतः पारदर्शिता का परिचय ही दिया गया है। इसमें सिर्फ परिचय पारदर्शिता ही पारदर्शिता है, इसकी बैठक प्रेस एवं आम जनता के लिए बिल्कुल खोल कर रखा गया है। प्रेस की टिप्पणियां से, जो भी प्रेस की टिप्पणियां होती है, ऐसी टिप्पणियों से उन्हें मदद भी मिलती थी, और संविधान सभा का काम जो होता था काफी यहाँ बहुत ही व्यवस्थित एवं खुला हुआ स्थिति में था। और ऐसे व्यवस्थित और खुला हुआ स्थिति में था, अधिकांश प्रावधानों पर जो सहमति की बात आती है, सहमति बनाने का प्रयास यहाँ किया जाता था। संविधान निर्माण की स्थिति में संविधान निर्माण जो होता था, ऐसे क्रम में सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांतों को यहाँ निर्धारित किया गया था और उस पर सबकी सहमति बनाने का भरसक प्रयास भी किया गया था। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात आप देखेंगे, बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। यानी बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में, ये प्रश्न आपका अक्सर कॉम्पिटिशन में आते रहता है कि बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के जो एक कार्यकारिणी गठित किया गया था, वो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन था। और 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति द्वारा संविधान का एक प्रारूप बनाकर यहाँ विचार विमर्श करके, आपसी जो विचार विमर्श था उससे विचार विमर्श के लिए संविधान सभा के सम्मुख यहाँ उपस्थित किया गया। और जब संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई बार यहाँ चर्चा होते रह गई, कई दिनों तक चर्चा हो जाती थी, और संविधान के प्रारूप पर विचार करने के क्रम में 2000 से ज्यादा संशोधन लाए गए। यहाँ जब विचार किए गए तो उस समय 2000 से ज्यादा क्या हुए, संशोधन वहां लाए गए। क्योंकि जो संविधान लिखा गया था तो उसमें देखा गया कि जब विचार हुआ तो उसमें कुछ सुधार करने की, संशोधन का मतलब समझते हैं कि सुधार, कि जो जरूरत था लोगों को, जो हमारे जनता को, हमारे देश को जरूरत था, वैसे वहां संशोधित कर लिया गया। तो इस तरह से लगभग 2000 के आसपास संशोधन लाए गए। उनमें से कई संशोधन को स्वीकार कर प्रारूप को संशोधित भी किया गया, और उस संशोधन को जब स्वीकार किया गया तो उस संविधान में उसे दर्ज कर लिया गया। संविधान के निर्माण में जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, अर्थात 100, और इसमें यहाँ कह सकते हैं कि 114 दिनों तक इस पर चर्चा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको जानने के लायक है कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, लेकिन 114 दिन इस पर क्या हुआ था कि चर्चा किया गया था। संविधान पर चर्चा होने का समय कितना था, 114 दिन तक इस पर चर्चा हुआ था। संविधान सभा में जो चर्चा जो उपस्थित किया गया, प्रत्येक प्रस्ताव, प्रत्येक शब्द और वहाँ कहीं जो भी कही गई बातें थी, वो बातों का रिकॉर्ड किया गया और यहाँ संभाल कर रखने का काम भी किया गया। क्योंकि जो बातें होती थी उसका रिकॉर्ड रखा जाता था कि उसमें जो सही बातें थी उसको संविधान में प्रस्तुत करना था। तो इससे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित भी इसे किया गया है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो 12 खंडों में से प्रकाशित करने का काम किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसमें कि इसके अलावा अगर संविधान के विभिन्न जो प्रावधान थे, इस प्रावधान के पीछे सोच और तर्क की बातें होता है, उसको जानने और समझने में सहायता भी मिलती है। और संविधान के प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए भी इस दस्तावेज की स्थिति को अगर समझेंगे तो इस दस्तावेज की स्थिति का भी उपयोग इसमें किया गया। खासकर न्यायपालिका भी संवैधानिक मामलों में यहाँ किसी खास प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका सहारा लेने का काम करती थी। और इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान आज अगर हम कहें तो मान्य दस्तावेज के रूप में आज भी कायम है, और इस पर किसी के ने आपत्ति आज तक नहीं किया है, और इसकी वैधता और पवित्रता उसी रूप से कायम है जिस रूप से, अगर हम कहें कि ये कितना पवित्र है, कि जिस रूप में यह निर्माण के समय पवित्र था, आज भी
उतना ही पवित्र है और समयानुकूल बनने के लिए इसमें कतिपय प्रावधान के संशोधन भी किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे देश में कोई नई चीज़ों की जरूरत होती है, नए स्थितियों की जरूरत होती है, नया माहौल उत्पन्न होता है, तो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान रखा गया है। इसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि संविधान सभा के बारे में। अब हम बातें करते हैं कि संविधान अगले बिंदुओं पे हम देखेंगे भारतीय संविधान के जो निर्देशक बुनियादी मूल्य हैं, इन सारी बातों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ हम पाएंगे कि तो हम जैसे देखेंगे यहाँ अगले बिंदुओं पे, जैसे हमने देख लिया संविधान सभा के जो संविधान व्यापक सहमति का परिणाम, उसका स्वनिर्मित संविधान की स्थिति को समझ लिए और इसे संविधान निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता को हमने समझा। अब हम बातें करेंगे कि भारतीय संविधान के जो निर्देशक बुनियादी मूल्य है या निर्देशक बुनियादी मूल्य किस आधार पे है। तो इसके संदर्भ में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो किसी भी देश का अगर हम संविधान की स्थिति को समझें, चाहे कोई भी देश हो, तो संविधान का अपना एक दार्शनिक आधार निश्चित होता है। जो भी देश हो उसका जो संविधान का एक दार्शनिक आधार होता है वो वहाँ स्वाभाविक रूप से होता है और इसे हम दार्शनिक आधार पर जो संविधान होता है वैसे आधारित हम मान लेते हैं। क्योंकि संविधान के जो दार्शनिक अगर हम बात करें तो दार्शनिक के आधार पर, अगर दार्शनिकता के आधार पर देखते हैं तो उसमें जो जानने का, किसी भी प्रकार की जानकारी का जो आधार होता है, जैसे उसमें हम बिंदुवार अगर देखें तो प्रथम में अगर हम कहें कि विभिन्न नेताओं का संविधान संबंधी अगर निर्णय होते हैं तो संविधान संबंधी निर्णय के संदर्भ में जो उनका जानकार तथा दूसरे स्वयं संविधान का, अगर दूसरे जो होते हैं वहाँ स्वयं संविधान का दार्शनिक आधार जानकर, और इसके बाद अगर हम बातें करते हैं कि संविधान के संबंधित जो नेता होते हैं, नेता यहाँ विचार करके या विचार जानकर, जो भी विचार होता है वैसे विचार को जानकर हम यह बिल्कुल समझ सकते हैं या यह बात हम जान सकते हैं कि संविधान किन दार्शनिक आधारों पर या मूल्यों पर यहाँ आधारित है। इसके बाद जैसे अगर हम देखेंगे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति को, तो उन्होंने या B.R. अम्बेडकर ने के जो विचार थे, ऐसे विचारों के आधार पर हम संविधान के दर्शन को जान सकते हैं और दूसरे किसी भी संविधान की निजी जो दर्शन होता है उसकी अनुभूति हम संविधान की प्रस्तावना पढ़कर निश्चित रूप से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बातें करें तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की बात अगर देखेंगे तो उनके विचारों से हम अवगत हो सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना योगदान दिया और उन्होंने ऐसे योगदान का काफ़ी निर्वहन भी किया था और उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया था। B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप भी यहाँ तैयार किया गया था और उसी प्रारूप के आधार पर हम कहेंगे कि विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिए जाने का काम भी किया गया। और जहाँ तक हम यह भी बात समझेंगे कि विभिन्न नेताओं के दृष्टिकोण का प्रश्न अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हम महात्मा गांधी के विचार हैं, उस विचारों से भी हम अवगत हो सकते हैं। अब इसमें जैसे आता है कि भारतीय संविधान के निर्देशक जो बुनियादी मूल्य है, इस बुनियादी मूल्य में जैसे आप देखेंगे कि कुछ स्वप्न होते हैं या वायदे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ड्रीम्स एंड द प्रोमिस, यानी किसी तरह के अगर स्वप्न होते हैं या इसमें किसी तरह के वादे किए जाते हैं या वायदे होते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू किया गया, जो पहले जिक्र हो चुका है। लेकिन भारतीय संविधान कैसा होगा, इसकी रूपरेखा किस प्रकार की होगी आदि से संबंधित नेताओं के दृष्टिकोण एवं विचार जो आए, तो ऐसे विचार के बारे में कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही सामने आने लगे थे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो ये विचार आने लगा था कि भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन 1931 ईस्वी में उन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा का उल्लेख अपनी पत्रिका जो निकालते थे, पत्रिका यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में ही कर दिया था। संविधान संबंधी अपनी अपेक्षा जो थी, उनकी अपेक्षा के संबंध में उन्होंने लिखा भी था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से क्या करे, मुक्त करे। तो इन बातों को याद रखने की जरूरत है। गांधी जी के शब्द है, यंग इंडिया की बात है। और उन्होंने अपने आगे यह भी स्पष्ट किया कि मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है और ऐसा
और उसे ऐसा प्रतीत हो कि देश के निर्माण में उसकी सहभागिता भी है। ऐसा भारत जिसमें ऊंच नीच की भावना नहीं हो, यहाँ समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। हमारे ऐसे भारत में या ऐसे देश में अगर हम बात करें कि छुआछूत अथवा शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, स्त्रियों को भी पुरुषों के जैसा ही अधिकार होगा, मैं इससे कम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह गांधी जी के शब्द थे जो यंग इंडिया के हैं। और इस तरह से 1931 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अपने यानी भारत के लिए एक सपना देखा था, और जिसमें हम कह सकते हैं कि सभी लोग समान होंगे, सामुदायिक सद्भावना कायम रहेगी, पुरुषों एवं स्त्रियों में भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा। गांधी जी के इन सपनों को यथावत संविधान में या संविधान के अंतर्गत साकार रूप प्रदान करने का यहाँ काम किया गया। और खासकर नशाबंदी यानी कि नशाबंदी संबंधी प्रावधान को भी यहाँ नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत स्थान भी दिया गया, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बातें थी गांधी जी की। और जो संविधान के लिए, जैसे हम आपको एक बात अवगत कराएंगे और इस बात से आप भली भांति समझ रहे हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक सपने होने चाहिए, एक विचारधाराएं होनी चाहिए। आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को कई बातें ऐसे होती है, आप मेरे क्लास में पहले भी देख चुके हैं कि पढ़ाई 3 तरह का होता है। तो 3 तरह की पढ़ाइयों में आप समझ रहे हैं कि कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं। 3 तरह की पढ़ाइयों में जैसे आप समझ रहे हैं कि 3 तरह की पढ़ाइयाँ कौन कौन सी होती है। कि एक सपने होते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है, एक सपने होते हैं कि मुझे पढ़ लेना है ताकि मेरा विवाह शादी हो जाए, और एक सपने होते हैं कि मेरे बगल वाले पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ूंगा, या देख के मैं भी पढ़ूंगा। तो ऐसी बातें होता है कि कोई भी काम करने के सपने होते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों होगा। तो यही बात है यहाँ संविधान के साथ भी कि संविधान लागू होगा, तो संविधान को लागू होने के लिए जैसे यहाँ सपने और वादे की बात हुई, तो ये क्यों ये सपने और वादे हैं। और इस तरह से तीनों नेताओं के विचार की जो समानता की बात होती है, जैसे गांधी जी, बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें आ रही है, इस प्रकार गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विचार है, यदि हम विश्लेषण करें तो तीनों के ही विचार यहाँ बिल्कुल समान दिखते हैं। और इन तीनों नेताओं की बात करें कि इनके द्वारा समानता की जो यहाँ मान्यता थी उसे स्पष्ट कर दिया गया। और महात्मा गांधी ने 1931 में जो संविधान का एक सपना देखा, यानी संविधान संबंधी अपनी आकांक्षा के अंतर्गत इस बात का उल्लेख भी किया कि ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिससे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में किसी तरह का भेद नहीं हो, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको एक तरह से अपनी बराबरी का स्थान समझ में आए, आर्थिक आधार पर समाज में ऊंच नीच के और वर्ग का भी भेद किसी प्रकार का नहीं हो आदि। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता के संबंधित ऐसे कई बातों को यहाँ जब लाया गया तो समझिए कि इसी तरह का संविधान हमारे देश का है भी, और हम देख भी रहे हैं, इसका प्रतिफल हमारे सामने आ भी रहा है। फिर हम बात करेंगे कि समान विचार भिन्न, यानी कि जो समान विचार भिन्न होते हैं, तो समान विचार करने के जो भिन्न तरीके होते हैं, समान विचार करने के भिन्न तरीके। तो जैसे यद्यपि हम इन तीनों विभूतियों की बात यहाँ की है कि तीनों महान विभूति जो हमारे देश के थे, इनके विचारों की आर्थिक सामाजिक यहाँ समानता की बात आता है, तो आर्थिक सामाजिक समानता को समान रूप से व्यक्त किया गया था, लेकिन इसे व्यक्त करने का तरीका सही नहीं था। यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यक्त करने का तरीका जो था सही था, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग था। तीनों ने अलग अलग ढंग से अपने तरीके को रखने का काम किया था। महात्मा गांधी ने भावी संविधान की रूपरेखा 1931 में ही व्यक्त कर दिया था। उन्होंने एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो देश की गुलामी की पराधीनता से बिल्कुल अलग कर दे, और इसके बाद सभी लोगों को उसमें समान सहभागिता देने की बात थी, और ऊंच नीच वर्ग का कोई भेद नहीं हो, और इसके साथ सभी समुदाय के लोग मेलजोल के साथ एक साथ रहे और अस्पृश्यता का भेदभाव या नहीं हो। इस पर गांधी जी का जो विचार था, इस संविधान के रेखा के माध्यम से यहाँ वास्तव में भारतीय समाज को की एक रूपरेखा थी, और इसे उपस्थित की जिसमें सामाजिक और आर्थिक जो समानताएं थी या आर्थिक विभिन्नताएं थी, ये सारे अस्पृश्यता के भेदभाव थे, ये सामुदायिक सौहार्द कायम करने का उन्होंने बात किया था। फिर वही पंडित जवाहर यहाँ अम्बेडकर की बात देखेंगे कि इसी तरह से दूसरे
स्थितियों को देखेंगे। अम्बेडकर के कुछ विचार थे, उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के बाद तत्कालिक सामाजिक जो स्थिति था, आर्थिक व्यवस्था था, वैसे सामाजिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में एक तरह से गहरी चिंता उनके अंदर व्यक्त थी। उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 से जो संविधान होगा, हम जो संविधान लागू करने जा रहे हैं, यह विरोधाभास पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के अंतर्गत एक व्यक्ति एक मत का यहाँ सिद्धांत होगा और इस तरह से इसी सिद्धांत पर यह कार्य होगा। और लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता कायम रहेगी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता कायम रहेगी। यह बात यहाँ पे विरोधाभास तो हो ही रहा है। विचारे अलग अलग एक ही बात है, लेकिन यहाँ गांधी जी का जो सोच था कि सामाजिक और आर्थिक विषमता वहाँ दूर हो जाए, लेकिन यहाँ पे उस संविधान में कायम रहेगी, यह जो है डॉक्टर अंबेडकर का शब्द रहा। यह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को ही संकट में डाल सकती है। इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में जो सफलता की शर्त के रूप में सामाजिक और आर्थिक समानता को आवश्यक माना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसकी प्राप्ति पर बिल्कुल बल दिया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति को समझें कि उनकी क्या विचार था, उन्होंने किस तरह के शब्द को कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने राष्ट्र के संबोधन के क्रम में इसी तरह के बातों को रखा था, इन्हीं तथ्यों पर भी बल दिया था कि उन्होंने अपने व्याख्यान के अंत में इस युग के महानतम व्यक्ति जो महात्मा गांधी थे की कामना का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक दूसरा काम खत्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में देश में आर्थिक संपन्नता की अगर स्थिति को देखा जाए तो सामाजिक संपन्नता ही हमारा लक्ष्य होगा, आर्थिक संपन्नता भी हमारा लक्ष्य होगा और सामाजिक संपन्नता भी हमारा लक्ष्य होगा। उससे पहले उन्होंने दरिद्रता, अज्ञानता एवं अवसर की समानता का अंत कर देने की बात कर सामाजिक और आर्थिक समानता संबंधी अपने विचार को स्पष्ट किया था। इस प्रकार उन्होंने अपने सामाजिक दृष्टिकोण को अपने भाषण में भी स्पष्ट किया था। उनके द्वारा भारत के लोगों की सेवा और उससे अधिक समस्त जो मानवता है, मानवता की सेवा के प्रति शपथ लेने संबंधी बात की चर्चा की गई थी और वह समाजवादी दृष्टिकोण यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट भी होता है। तो पुनः हम यहाँ तीनों के विचारों को यह समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिससे यह बात कहने के सबके एक ही हैं, लेकिन यहाँ सामाजिक और आर्थिक विषमता आज भी हमारे देश में पहले से कहीं ज़्यादा आज कायम हो चुका है। और इसके बाद अगर हम बातें करते हैं, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमें यह प्राप्त होगा कि जो संविधान का दर्शन की बात है, कि संविधान के दर्शन जो अगले बिंदु के रूप में हम वहाँ चर्चा किए हुए हैं कि संविधान का दर्शन क्या है, अर्थात संविधान के दर्शन के संदर्भ में हम यहाँ पे देखेंगे संविधान का दर्शन। तो इस दर्शन के संदर्भ में बातें करेंगे, जिसमें आप समझ रहे हैं कि विश्व का प्रत्येक जो देश है, प्रत्येक संविधान कुछ निश्चित मूल्यों एवं कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित देश है, क्योंकि हर देश का कुछ निश्चित मूल्य होता है, कुछ निश्चित मान्यताएं होती है और उसी पर आधारित वह देश होता है। और संविधान के अंतर्गत अगर हम समझेंगे कि मूल्य एवं आदर्शों की जो उल्लेख होता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रारूप में, यह देखा ही जाता है। आमतौर पर संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों पर जिक्र भी किया जाता है, जो दार्शनिक आधारों पर उल्लेख करने का काम भी किया गया है। खासकर हम यह भी पाएंगे कि अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में या अमेरिका के संविधान के अंतर्गत यह बात स्पष्ट होता है कि यहाँ जो सुदृढ़ संघीय व्यवस्था की बात की गई है अमेरिका के संविधान में, और वहाँ सुदृढ़ संघीय व्यवस्था के निर्माण करने की बात, न्याय की स्थापना की बात कही गई है, पुनः जन कल्याण एवं देश की समृद्धि एवं स्वतंत्रता के संदर्भ में बातें कही गई है और संविधान के लक्ष्य को निर्धारित करने का काम किया गया है। इन तथ्यों का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हम सभी जो लोग हैं अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, यहाँ घरेलू शांति बनाने और खासकर हम देखेंगे वहाँ कि साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि और स्वतंत्रता के संदर्भ में लाभ लेने के लिए उपयुक्त जो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है कि इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन कल्याण के संदर्भ में देश की आर्थिक और जो स्वतंत्रता
को संविधान का लक्ष्य बनाया गया था, यह अमेरिका के संविधान से ही लेने का काम किया गया। पुनः हम देखेंगे भारत के जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इतने बातों का जिक्र किया गया है जिसको हम बारी बारी से यह समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने इसके पहले अभी बात किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके संदर्भ में कई बातें आप लोगों के बीच में उपस्थित होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके कुछ मूलभूत यहाँ बातों को रखा गया है, और मूलभूत बातों में जैसे हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, समता या समानता, सामाजिक, समाजवादी, स्वतंत्रता, बंधुता या बंधुत्व, ऐसे बातों का जो जिक्र हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, इस बातों को हम अलग अलग ढंग से समझेंगे कि आखिर में इतनी बातें जो कही गई है हमारे संविधान में किस तरह से अपना महत्व रखता है। तो जैसे जिन मूल्यों की बात अगर हम करते हैं, जिन मूल्यों ने ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रेरणा देने का काम किया है और यहाँ प्रेरणा प्रदान की तथा देश की आज़ादी के लिए एक तरह से काफ़ी प्रेरित भी किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा को ही अगर हम कहें यहाँ, तो स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा को ही नहीं किया बल्कि उसे दिशा निर्देश देने का भी अपना भरसक बेहद ही प्रयास किया था। इसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम के समय समीक्षोपरांत यहाँ देखा गया, वह बात जो था खरे उतरे और वे ही अंत में चलकर वही बातें भारतीय लोकतंत्र के आधार बन गए। और खासकर हम देखेंगे कि इन्हीं मूल्यों की जो समाजवादी भारतीय संविधान की बातें हैं कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में इस अपना एक स्थान लिया, और संविधान का जो श्री गणेश की बात आता है कि जैसे ही संविधान का श्री गणेश हुआ तो ऐसे मूलभूत जो तथ्य थे, मूलभूत बातें थी, ऐसे मूलभूत मूल्यों के उद्देशिका के साथ ही करने का काम किया जाता है। इस प्रकार उद्देशिका की अगर हम बात करें कि उद्देशिका की शुरुआत मूलतः अमेरिकी संविधान के समान ही यहाँ रखा गया है, और दूसरे शब्दों में हम यह बात कहते हैं कि संविधान के जो मूलभूत उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्यों को संविधान में प्रारंभ करने की जो परंपरा है वह परंपरा अमेरिका के संविधान के साथ ही हुई है। इसके साथ साथ अमेरिका के संविधान की यहाँ पे हम जिक्र करेंगे भारत में कि अमेरिका के संविधान से जो प्रेरणा प्राप्त कर समकालीन विश्व में अधिकांश देशों के संविधानों की प्रस्तावना को उल्लेख करने की परंपरा की शुरुआत की गई, और उनमें इन मूलभूत जो सिद्धांत थे, ऐसे मूलभूत सिद्धांत उन मूल्यों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की उल्लेख भी करने का यहाँ काम किया गया जिस पर संविधान का निर्माण होता है। खासकर आपको इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो लेना चाहिए कि इसमें उन मूलभूत सिद्धांतों की अगर हम जिक्र करते हैं कि उन मूल्यों एवं राजनीतिक उद्देश्यों का जो उल्लेख किया गया है जिस पर संविधान का निर्माण होता है, यह दर्शन खासकर सरकार के द्वारा निर्मित कानूनों और निर्णयों के परीक्षा, जो निर्मित कानून है, ऐसे कानून और जो इसके दर्शन है, इसके परीक्षण मानक को ही निर्धारित करने का यह काम करता है। और तो और यहाँ इन्हीं मानकों के सहारे इस बात की जांच भी यहाँ की जाती है कि कौन सा मूल यहाँ कानून जो होगा यह किस तरह के कानून अथवा किस तरह के कौन कौन से जन कल्याण के अनुकूल होगा या कौन कौन सी बातें जन कल्याण के अनुकूल नहीं होगा, इसकी समीक्षा इन्हीं मूल्यों एवं दार्शनिक आधारों पर ही करने का काम किया जाता है। पुनः आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना में ही निवास करती है, अर्थात संविधान जो प्रस्तावना है जिसे हम कहते हैं कि संविधान की क्या है, आत्मा है। द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेम्बल, यानी भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है यह क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी प्रेम्बल या क्या है, सूल है। सूल यानी आत्मा है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की बात की जाती है तो इस प्रस्तावना को हम अलग अलग ढंग से समझेंगे। जैसे यहाँ भारतीय संविधान की उद्देशिका की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सबसे पहले इसके उद्देशिका में आप देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना यानी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यानी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अथमार्पित करते हैं। इन बातों का खंडन हम अलग अलग ढंग से करके दिखा रहे हैं कि जैसे संविधान की उद्देशिका है, इस उद्देशिका का क्या उद्देश्य है संविधान के लिए, तो इस बातों को हम ऐसे समझेंगे कि हम भारत के लोग की बात की गई है। हम भारत के लोग यानी भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना का यदि हम यहाँ पे विश्लेषण करें तो इस संविधान के मूल्यों की बात अगर हम समझेंगे कि संविधान का जो मूल्य होता है, तो ऐसे मूल्यों के संदर्भ में यह दर्शन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना का श्री गणेश हम भारत के लोग से ही किया गया है। उसका जो शुरुआती स्टेज है वो हम भारत के लोग से ही शुरुआत किया गया है। और इसके साथ देखेंगे कि इसके साथ ही यह होता है और इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही किया गया है। जो भारत का संविधान बना है वह बिल्कुल भारत की जनता के लिए ही किया गया है। इस प्रकार यह जन निर्मित संविधान है और इसका निर्माण स्वयं यहाँ की जनता जो है, जनता के द्वारा ही किया जाता है। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी बात इसमें आ रही है कि प्रभुत्व संपन्न की बात है। प्रभुत्व संपन्न यानी कि संवर्जन की बात आ रहा है। तो इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब तो आपको समझने की जरूरत है कि प्रभुत्व संपन्न राज्य ऐसे राज्य को कहा जाता है जो अपने आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में होते हैं। जैसे आपको कई ऐसे सवाल मिलते हैं, छोटे छोटे सवाल के रूप में आप देखेंगे कि जैसे भारत में जैसे जितने प्रांत है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि बातें की जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है क्या बिहार एक राज्य है या नहीं, तो आप यहाँ सीधे आंसर देंगे कि नहीं, बिहार एक राज्य नहीं है बल्कि बिहार एक प्रांत है। क्योंकि बिहार के पास यही प्रभुसत्ता जो है, यानी प्रभुत्व जो है, प्रभुत्व संपन्न स्थिति यह बिहार के पास नहीं है। क्योंकि इसके पास आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय लेने की अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। तो यही संविधान में जो अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके चलते क्योंकि राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी होता है। बात आप जान रहे हैं कि राज्यों के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी होता है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संगठित सरकार और उसके बाद संप्रभुता। तो संप्रभुता जो यह चौथा खंड है, यह किसी भी प्रांत के पास नहीं है, इसलिए कोई भी प्रांत कहेंगे। इसे राज्य बस नामांकरण किया गया है और राज्य कहकर हम संबोधित कर लेते हैं, लेकिन राज्य वास्तविक रूप से नहीं है। तो वही बातें हैं यहाँ कि प्रभुत्व संपन्न राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं कि जो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और यह किसी सरकार यानी दूसरी सरकार या शक्ति के ऊपर आधारित नहीं होते हैं या किसी का अधीन नहीं होते हैं। लोगों को अपने सभी मामलों में, जो भी मामले होते हैं, उस मामलों में निर्णय का अंतिम एवं सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद भारत की सरकार की कोई भी बाहरी आदेश, अगर बाहरी जो होता है शक्ति आदेश नहीं दे सकती है। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश, इससे पहले देखेंगे कि हमारा देश जो था संप्रभु नहीं था, यानी हम लोग दूसरे के अधीन थे, तो हमारी प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण रखी हुई थी। वो जो चाहती थी हमारे देश में वही होता था, क्योंकि प्रभुसत्ता जो था ब्रिटिश हुकूमतों के हाथ में था और खासकर उसे ही किसी भी प्रकार के या किसी विषय पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्राप्त था। तो भारत के पास यहाँ प्रभुसत्ता नहीं थी। तो हम यहाँ जैसे ही संविधान का निर्माण होता है तो यहाँ सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई है। तो भारत एक राज्य है और क्योंकि इसके पास 4 तत्व है और 4 तत्व है यानी प्रभुसत्ता की बात यहाँ। इसके बाद अगले खंडन में देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में ही आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष की बात, यानी सेकुलर की बात आता है। सेकुलर क्या चीज है? तो सेकुलर शब्द का आप बार बार राजनीति के स्टेज मंचों पे आप देखते होंगे नेताओं के द्वारा जो भाषण किया जाता है कि मैं सेकुलरिज्म हूं, मैं सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहा हूं। तो आखिर में सेकुलर क्या होता है, इस बातों को भी जानना जरूरी है आपके लिए कि पंथ निरपेक्ष राज्य वैसे राज्य को कहा जाता है, अर्थात सेकुलर राज्य वैसे राज्य को कहा जाता है जिसका अपना कोई धर्म ही नहीं होता है, जो किसी भी धर्म को, यानी कि यहाँ संविधान जो है किसी भी धर्म को विशेष अधिकार, विशेष छूट नहीं देता है और किसी पर किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाने का काम करता है। यानी राज्य जो होता है धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सरकार सभी धर्म को समान रूप से अवसर प्रदान करती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सरकार के लिए जो भी धर्म होते हैं, सभी धर्म को वह एक बराबर मानने का यह बिल्कुल वहां पे वर्णन किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। चाहे जो जिस धर्म को मानता है वह स्वतंत्र है, उसे मानने के अधिकार है। और इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा यहाँ पे धर्म यानी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का वर्णन किया जाता है और इसी मान्यता पर आधारित हमारा संविधान भी है।
फिर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करेंगे तो भारत क्या है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है। अगर भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है तो लोकतांत्रिक गणराज्य पहले समझेंगे कि किस राज्य को कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य वैसे राज्य को कहा जाता है जहां जनता अपने शासन को या अपने शासन का संचालन स्वयं करने का काम करती है। जनता अपना शासन स्वयं करती है या शासन करने का जो संचालन होता है वह स्वयं करने का काम करती है। भारत में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसे कार्य रूप में अगर हम देखें तो कार्य रूप में परिणत करने के लिए समस्त यानी व्यस्त जो नागरिक होते हैं उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया है। जितने व्यस्त नागरिक हैं सबको मतदान देने का अधिकार दिया गया। सभी लोग एक अपना मत देंगे और उनके मतों का मूल्य समान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे वो कितना हो बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, और चाहे कितना हो बड़ा वह रोडपति क्यों ना हो, वह रोड पर रहने वाला हो, और चाहे बहुत बड़ा पूंजीपति हो, सबको एक मत देने का अधिकार दिया गया है। शासन का जो संचालन की बात आता है कि संचालन के लिए और प्रतिनिधियों का स्वयं निर्वाचन करते हैं, और खासकर इस प्रकार भारत के जो लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है और जनता को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं संचालन करने की बात, यहाँ संचालन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद हम अगले खंडन में देखते हैं कि जैसे आपका अगले खंडन में है आपके संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें एक बात और आता है जो कि जस्टिस की बात आता है, यानी जस्टिस अर्थात न्याय की बात आता है। तो न्याय शब्द का ही प्रयोग जो किया गया है, न्याय शब्द के संबंध में यहाँ कहा जाता है कि इसका उपयोग जो होता है कानून के संदर्भ में किया गया है। खासकर आप यहाँ यह बात भली भांति देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की बात आता है, ऐसे न्याय शब्द का जो समान अर्थ विधि के क्षेत्र में अर्थात जो विधि होता है विधि के क्षेत्र में ही किया गया है, और विधि के समक्ष कहा गया है कि सभी नागरिक यहाँ समान है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। उनके बीच जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति इत्यादि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वे कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होंगे। तो यह बात आप स्पष्ट कर पा रहे हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ समता और समता या समानता की बात कही गई है। तो समता यानी कि इक्वलिटी की बात हम करेंगे कि सभी लोग यहाँ इक्वल है, सभी लोग समान हैं। यानी समता का जो समान अर्थ होता है यह अर्थ है विधि के समक्ष समानता ही होता है। खासकर इसी प्रकार यह सामाजिक समानता के संदर्भ में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय संपदा का बंटवारा यहाँ समानता के आधार पर ही होना चाहिए। जो राष्ट्रीय संपदा होता है, राष्ट्रीय संपत्ति होता है, उसका अगर हम बंटवारा करते हैं तो वह किस आधार पर होना चाहिए कि समानता के अधिकार पर होना चाहिए। और समानता के अधिकार पर कैसे होना चाहिए? जैसे भारतीय समाज है में सदियों से वर्ण व्यवस्था कायम है। बहुत पहले से आप देखेंगे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था है, और उस आधार पर यहाँ जारी जो सामाजिक अगर असमानता की बात करेंगे कि समाप्ति संविधान का लक्ष्य ही निर्धारित किया गया है। खासकर हम यह देखेंगे कि इसके साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार को यह दायित्व प्रदान कर दिया गया है कि वह प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता सुनिश्चित करने का काम करें। और इसके बाद आप देखेंगे कि फिर यहाँ सोशलिस्ट की बात आता है, सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी की बात आता है। तो समाजवादी शब्द जो है हमारे प्रस्तावना में ही है कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी शब्द का उपयोग किया गया है, और यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय संपदा का बंटवारा समानता के आधार पर ही होना चाहिए। समानता के आधार पर अगर नहीं होता तो राष्ट्रीय यानी संविधान की प्रस्तावना से ही वर्णित है कि सरकार द्वारा एक प्रकार यानी इस तरह के जो कार्य होते हैं इस प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए कि जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होकर यह सभी के हाथों में बराबर रूप से वितरित हो सके। प्राकृतिक संपदा राष्ट्र की धरोहर होता है, यानी जो भी प्राकृतिक संपदा देखते हैं, प्राकृतिक जो संपत्ति होता है वह सब राष्ट्र की धरोहर होता है। अतः इसका नियोजित विवरण यहाँ वितरण जो होता है वह होना चाहिए, सबके बराबर, सबके लिए प्राकृतिक संपदा का बराबर वितरण होना चाहिए। इस उद्देश्य के ऐसे जो उद्देश्य हैं ऐसे उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए यानी उद्देश्य से सरकार जो है, सरकार के खासकर जो स्थिति है या सरकार के माध्यम से जो उत्पादन होता है एवं वितरण की न्यायोचित व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, ताकि इसका जो समुचित लाभ हो सके या समुचित लाभ हर व्यक्तियों के पास समान रूप से पहुंच सके। और खासकर इसके बाद अगले बिंदुओं पर हम विचार करते हैं कि जहां बंधुता या बंधुत्व की बात की गई है, यानी कि बंधुता क्या है यानी बंधुत्व क्या है, तो इसमें हम देखेंगे फ्रेटर्निटी के मतलब यहाँ क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या है।
तो बंधुता या बंधुत्व की भावना भारतीय संस्कृति की एक तरह से धरोहर मानी जाती है। और सदियों से भारत में हम यह देखेंगे कि विश्व बंधुत्व की मान्यता पर शुरू से ही बल दिया गया है, सदियों से बल दिया जाता रहा है। और खासकर भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान द्वारा इसी जो बंधुत्व की या बंधुत्व की भावना है, इस भावना का यहाँ उल्लेख किया गया है। और तो और यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि भारत के सभी लोग इस प्रकार के आचरण करें और जिससे लगे कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी को यह महसूस हो कि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक दूसरे को हेय दृष्टि से न देखे, उन्हें समान समझे और समान समझने के साथ यह बंधुत्व भाव का इस प्रकार से प्रयोग करे कि बंधुत्व भाव का एक तरह से अभिव्यक्त होना चाहिए। और यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, देश की एकता और अखंडता की अभिवृद्धि में बिल्कुल सहायक होता है। और इसके बाद हम यहाँ फिर विचार करेंगे कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यह तो हमने देखा पूरी तरह से जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना संदर्भ में हमने बहुत बातों को समझा। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना में किस तरह के यहाँ सुझाव दिए गए हैं, कैसे विचार किए गए हैं। तो इसमें जैसे इस अध्याय में हमने 3 देशों के बारे में वर्णन किया है। और 3 देश क्या क्या है, यहाँ 3 देशों के बारे में वर्णन किया है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर यहाँ इस तरह से यहाँ संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है। इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल आभास होना चाहिए या विचार कर लेना चाहिए कि तीनों देश के संविधान में कौन कौन सी बातें समान रूप से देखने के लिए मिलता है। 3 देश जो यहाँ चर्चा किया गया, तीनों देश में संविधान में कौन सी बातें हैं जो समान रूप से तीनों देशों में देखने के लिए मिलता है। और खासकर इस क्रम में यह बात बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका और भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इन दोनों देशों ने, जो दोनों देश थे, अमेरिका थे और भारत थे, नवीन संविधान का यहाँ पे निर्माण करने का काम किया गया। और दक्षिण अफ्रीका की बात देखेंगे कि वहाँ का जो संविधान बना वो अल्पमत गोरी सरकार के विरुद्ध बहुमत अश्वेतों की सफलता के बाद ही निर्मित किया गया था। और जो इस तरह की बातें यहाँ आती है तो इसमें हम देखेंगे कई तरह के यहाँ खंडन देखने के लिए मिलता है। और इस खंडन में हम सबसे अलग अलग बिंदुवार हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में हम रखेंगे कि न्याय की स्थापना का जो उल्लेख किया जाता है कि न्याय की जो स्थापना होता है, तो इस न्याय की स्थापना का उल्लेख तीनों देशों के जो संविधान है या तीनों देशों के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की स्थापना करने की बात कही गई है। और खासकर दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उसके अंतर्गत यहाँ कानूनी रूप से समान संरक्षण की चर्चा किया गया है। और भारत में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में किया गया है। तो इस तरह तीनों का समानता आप देख रहे हैं कि तीनों जो इसके संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में न्याय और समानता की बात निश्चित रूप से की गई है। फिर दूसरा ही हम देखेंगे कि एक रूपता क्या है तीनों देशों के बीच में, तो स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग तीनों संविधान में बराबर ही किया गया है। स्वतंत्रता का प्रयोग तीनों संविधान में हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हर व्यक्ति की अभी संभावना, जो भी संभावना होते हैं, संभावना के फूलने फलने के स्वतंत्रता की बात यहाँ पे जो संविधान में एक तरह से लक्ष्य बनाया गया है। और वहीं अमेरिका के जो संविधान है वहाँ के लोगों की अपनी समृद्धि की स्वतंत्रता लाभ प्राप्त करने की बात कही गई है। और फिर हम यहाँ भारत की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता नागरिकों के अंदर प्रदान करने की बात कही गई है। तो तीनों में स्वतंत्रता की बात भी समान हो रहा है। पुनः हम देखेंगे तीसरे खंड में देखते हैं कि जन कल्याण की बातें आती है, यानी जनता के कल्याण की बात। तो तीनों संविधान के प्रस्तावना में यह बात निहित है, क्योंकि अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वहां जन कल्याण की को बढ़ावा देने की बात स्पष्ट रूप से कहा गया है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं फिर, तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान में जन कल्याण की बात का समावेश प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्ता में सुधार के रूप में तैयार करने की या स्वीकार कर लेने की बात कही गई है। वहीं हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारतीय स्थिति में भी देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं अवसर की समानता की बात कहने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो इन तीनों देशों के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रस्तावना में अतीत का वर्णन किया गया है, इस बात को भी अगर हम समझने की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है, इसके संविधान की प्रस्तावना में इतिहास में हुए अन्याय की चर्चा भी की गई है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि गोरी सरकार द्वारा अतीत से
या अतीत में वहाँ अश्वेतों के साथ जो अन्याय हुआ था उसे स्वीकार किया गया है, और इस प्रकार की चर्चा अन्य दो देशों की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। फिर हम एक अगले बिंदु पे विचार करते हैं कि इस देश के प्रस्तावना में सरकार ईश्वर का आह्वान नहीं किया गया है, तो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें ईश्वर का आह्वान नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान स्पष्ट लिखा गया है कि ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करें। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में अभिषेक शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, पुनः हम देखेंगे एक और भी बातें आता है कि इन तीन देशों के संविधान की जो बात है कि तीन देशों के संविधान की प्रस्तावना में कम से कम एक बड़ा अंतर क्या है, तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। और यही हम देखेंगे कि यहाँ पंथ निरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना द्वारा स्वीकृत करने का काम किया गया है, लेकिन इन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नहीं किया गया है। पुनः अब हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं कि अगला बिंदु क्या है कि संयुक्त, यहाँ ये तो हमारा हो गया संयुक्त राज्य अफ्रीका और भारत के संविधान के तुलनात्मक विवरण। अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी यह अंतिम बिंदु है आपका इस पाठ का कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबियां क्या है। इस पे हम जब बात करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि भारत के संविधान का जब हम समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं तो इसमें कई तरह की विशेषताएं इसमें सामने प्रकट होता है। जैसे सर्वप्रथम हम यहाँ बात करते हैं कि इस क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर हम विश्लेषण करते हैं, इसके विश्लेषण से इसकी कुछ खास खूबियां या विशेषताएं सामने प्रकट होती है, जिसमें जनता द्वारा, सबसे पहले अगर हम कहें जनता द्वारा निर्मित संविधान, तो जनता द्वारा निर्मित संविधान जिसकी चर्चा हमने इसके पहले ही कर चुका है, क्योंकि भारतीय संविधान एक जन निर्मित संविधान है और इसका स्वयं जनता के द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा 3 वर्षों में करने का काम किया गया। जो मैंने इसका समय अवधि यहाँ बताया था कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हुआ था, तो यह जनता द्वारा ही किया गया था, अर्थात लगभग 3 वर्ष हम कह सकते हैं। इस वर्ष के अंतराल में 114 बैठक करने का काम किया गया था, जिसका जिक्र हमने किया था कि 114 बैठक हुआ, जिसपे कई तरह के चर्चा परिचर्चा किए गए और जिसमें संविधान के प्रत्येक शब्द का गहन रूप से विश्लेषण करने का काम किया गया। और इस प्रकार गहन विश्लेषण करने के बाद ही इस संविधान का अंतिम रूप या अंतिम प्रारूप तैयार करके लाया गया। पुनः हम देखेंगे संप्रभुता की बात, इसकी विशेषता के रूप में। तो संप्रभुता जो दूसरा इसका विशेषता होगा कि संप्रभुता शब्द का अर्थ ही होता है कि देश के आंतरिक एवं विदेशी जो मामले होते हैं उस मामलों में स्वयं स्वतंत्र होकर उस पर निर्णय लेने की आजादी, पर किसी का यह नियंत्रण नहीं होता है। और संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। ऐसा बात आपके संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया। और इस बात का प्रमाण भी है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है जिस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं है। और 15 अगस्त 1947 को या इससे पहले भारत जो था संप्रभु राज्य नहीं था, इसकी संप्रभुता तथा जो संप्रभुता थी उस पर विदेशी शक्तियों का, अर्थात जिसके हम लोग उपनिवेश थे, उसके हाथों में हम लोग इस संप्रभुता को दे चुके थे। इसके बाद अगले अगर हम विशेषता के रूप में समझेंगे तो इस विशेषता में बात आता है कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात जो विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि भारत का संविधान जो है यह एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में यहाँ संविधान की स्थापना के रूप में करता है। क्योंकि जहां प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति जो इच्छा करता है किसी भी धर्म को मान सकता है या किसी भी धर्म में अपने आप को परिणत भी हो सकता है, अंगीकृत करने अथवा अपने ढंग से उपासना करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को यहाँ प्रदान किया गया है। और खासकर हम दूसरे शब्दों में यह बात कह सकते हैं कि आम धर्म को यहाँ समान मानता है, यानी किसी भी तरह के धर्म जो है सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। और धार्मिक आधार पर राज्य जो है, राज्य आम लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार संविधान द्वारा यहाँ सर्वधर्म सद्भाव की जो स्थिति है या ऐसे सिद्धांत है, इसकी स्वीकृति यहाँ प्रदान की गई है। और इन शब्दों का समावेश जो है संविधान के प्रस्तावना में 42 संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा। कि संविधान का जो संशोधन है 42वां संशोधन में यह
प्रयोग देखने के लिए मिला। फिर हम इसकी विशेषता के रूप में अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है हमारे संविधान में। तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात जो है कि संविधान द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। खासकर लोकतंत्रात्मक शब्द का आशय यह होता है कि सरकार की शक्ति का अंतिम स्रोत यह क्या है? जनता ही है। सरकार जो है उसकी अंतिम स्रोत क्या है? यहाँ की जनता ही सरकार की अंतिम स्रोत है, जहाँ जनता के लिए और जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाने का अधिकार दिया गया है। और जनता जो है स्वेच्छा से यहाँ जो विहित प्रक्रिया होता है उस विहित प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित अवधि के लिए व्यस्त मताधिकार के आधार पर करने का काम करती है। फिर हम अगले बिंदुओं पर अगर हम विचार करते हैं इसके विशेषता के रूप में तो हम न्याय शब्द को देखेंगे। जैसे जस्टिस की बात हमने इसके पहले ही किया था कि न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो हम करेंगे तो न्याय शब्द का उपयोग सामान्य रूप से हम देखेंगे कानून के संदर्भ में ही किया जाता है। और संविधान की अपनी प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना में भी सामान्य तौर पर न्याय शब्द का उपयोग कानून के संदर्भ में ही किया गया है। पुनः इस प्रकार के जो संविधान है, इस संविधान के अनुसार विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान माना गया है। उनके बीच जाति का, धर्म का, उसके बाद लिंग का, शिक्षा का और संप्रदाय का किसी भी आधार पर किसी में किसी तरह का भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया गया है या कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर हम देखेंगे इसकी विशेषता के आधार पर कि समाजवादी राज्य की बात यहाँ कही गई है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रशासन के जो समाजवादी सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन यह बात स्पष्ट होता है कि संविधान में इस प्रकार के यह स्पष्ट यहाँ विवरण मिलता है कि संविधान के जो 42वां संशोधन हुआ था, इस 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द का समावेश प्रस्तावना के द्वारा किया गया है। और समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति के साथ जो यहाँ अपेक्षा होता है, समाज के विकास पर बिल्कुल बल दिया गया है। इसका संपूर्ण जो समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि है में समानता के लक्ष्य के प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषता में जहाँ स्वतंत्रता की बात कही गई है तो स्वतंत्रता के संदर्भ में हम समझेंगे कि बंधुत्व की यहाँ पे स्वतंत्रता एक जनतांत्रिक राज्य की आवश्यक शर्त बन जाता है। इसके अभाव में हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और खासकर हम देखेंगे कि इसी उद्देश्य को यहाँ ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने अपने नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का लक्ष्य प्रदान किया था। और इस तरह से जहाँ स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के वांछित प्रतिबंध द्वारा राज्य जो है अपेक्षित करने का काम नहीं कर सकता है। पुनः हम इसके विशेषता के रूप में और भी बातों को देखेंगे। जिस विशेषता में बंधुत्व की बात को देखें कि बंधुत्व क्या है, तो इसकी विशेषता में भी बंधुत्व आता है कि बंधुत्व की भावना भारतीय संस्कृति की एक तरह से धरोहर मानी जा सकती है। और ऐसी धरोहर मानी जा सकती है कि प्रत्येक प्राचीन समय से, यानी बहुत ही पुराने समय से अगर हम बात करें कि भारत में विश्व बंधुत्व की भावना पर विशेष बल दिया गया था, क्योंकि भारत जो था यहाँ विश्व बंधुत्व की बात शुरू से ही किया गया है। और इस बंधुत्व की भावना पर ही यहाँ के जो विभिन्न जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, तो प्रत्येक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को एकजुट होकर भारत की अनेकता में एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो यहाँ भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विश्व का विशालतम संविधान, इसकी विशेषता के रूप में हम समझेंगे तो विश्व का विशालतम, यानी इससे विशाल विश्व का कोई संविधान नहीं है, यानी भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान हम कह सकते हैं। बल्कि हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें 395 धारा है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 395 धारा है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और इस विशालता के कई कारण भी हो सकते हैं, या कई कारण भी यहाँ हम बताएंगे कि सर्वप्रथम यहाँ एक संघीय शासन की बात या संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करने की काम की गई है। सर्वप्रथम शासन में संघ एवं इकाइयों की सरकार अलग अलग तरह के या अलग अलग तरह से कार्यरत होती है। और संघ एवं इकाइयां जो है इसमें इसके अधिकार क्षेत्र में का संविधान में ही विस्तृत विवरण भी किया गया है, जिससे इन दोनों देशों के या दोनों तरह की अगर हम बात करें कि मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरे संविधान का अगर हम जिक्र करते हैं
तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण यहाँ सूची के समावेश करने के साथ साथ हम यह बात स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उन पर कतिपय प्रतिबंधों का उल्लेख किया यहाँ कर दिया गया है। अब तो नागरिकों के कर्तव्यों की बात समझेंगे। कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया है कि नागरिक के कर्तव्य है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा। और तीसरी बात हम देखेंगे, संविधान में सिर्फ यहाँ सिद्धांतों का ही नहीं बल्कि जो प्रशासकीय स्थिति है, यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था का भी विस्तृत रूप से वर्णन करने का काम किया गया है। पुनः इस प्रकार जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में हम यह बात समझ सकते हैं कि यह एक संविधान मात्र ही नहीं है बल्कि देश की संवैधानिक और प्रशासनिक जो पद्धति है, इस पद्धति में महत्वपूर्ण पहलुओं को भी यहाँ पे विस्तृत संहिता के रूप में समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसकी विशेषता के रूप में, तो विशेषता में हम कह सकते हैं कि संवैधानिक सर्वोच्चता की बात इसमें की गई है। यह संवैधानिक सर्वोच्चता है, तो भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्वीकृति प्रदान की गई है और संविधान देश की एक तरह सर्वोपरि विधि होता है। इसके प्रतिकूल न तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संसद किसी विधि का निर्माण कर सकती है और न ही कार्यपालिका कोई आदेश निर्गत ही कर सकता है। यदि संसद जो होता है संविधान के विपरीत किसी भी विधि का निर्माण करती है अथवा कार्यपालिका कोई आदेश निर्गत करती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करने का काम कर सकता है। यह है हमारे संविधान की खूबियां। फिर हम देखेंगे कि इसकी विशेषता में और भी बात है। संसदीय शासन प्रणाली की बात अगर हम समझें कि इसकी विशेषता में एक बिंदु होता है संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली में आपको यह बिल्कुल ज्ञात होगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल सदस्य है विधायिका के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं और उसी में विश्वास पर्यंत यह शासन के संदर्भ में शासन के दायित्वों का निर्वहन भी करता है। खासकर आपको यह भी बात स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रकार जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जो यहाँ विधायिका के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और खासकर जो उत्तरदायी मंत्री होते हैं वैसे मंत्रियों के परामर्श से ही वह कार्य करने का आश्रय पाता है। और इसके साथ यही व्यवस्था राज्य में भी कायम होता है। आप देखेंगे जैसे हम प्रांतों की बात कर रहे थे तो वही व्यवस्था आपके प्रांत में भी होता है, जबकि भारत के संवैधानिक सर्वोच्चता यहाँ पे कायम है। और द्वितीय जैसे इंग्लैंड में राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष वंशानुगत सम्राट होता है, जबकि भारत में शासनाध्यक्ष निर्वाचित करके जाते हैं। यह है हमारे संविधान की विशेषता की महत्वपूर्ण खूबी। फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता में और भी कई बातें महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अगले बिंदु में हम बात करेंगे कि संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली की स्थिति में देखेंगे अगले बिंदु में कि संघीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है। यहाँ तो संघीय शासन प्रणाली यानी जो शासन शक्ति संघ के एवं राज्यों के मध्य में विभक्त होती है और भारत के संविधान की धारा 1 में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो हम संविधान की धारा 1 की बात कर रहे हैं कि संविधान की धारा 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कई मुद्दे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आ रहे थे, जैसे यह नियम है कि भारत में स्वेच्छा से यानी यह आपका जो 1 है संविधान की धारा 1, इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसके तहत हम यह भी बात स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें स्वेच्छा से कोई आके शामिल हो सकता है, कोई भी राज्य स्वेच्छा से आके इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं जा सकता है क्योंकि राज्यों का संघ होगा भारत। तो संविधान की प्रस्तावना में यानी संविधान की धारा 1 में स्पष्ट कर दिया गया है और भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार शासन शक्ति यहाँ जो होगा संघ राज्य में विभाजित होगा और दोनों के आधार पर ही दोनों के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख संविधान में कर दिया गया है कि दोनों का अधिकार क्षेत्र कैसे कैसे होगा और संघ एवं राज्य जो होंगे, अथवा अगर हम यहाँ राज्यों की बात करते हैं राज्यों के मध्य अधिकारों के प्रश्न पर मतभेद होने पर अंतिम निर्णय जो होगा यह कौन लेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। लेकिन भारतीय संघ जो है अमेरिका से बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका की जो संघ है उससे भारत का संघ बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका में राज्यों ने केंद्र को अधिकार दिया है, जबकि भारत जो है यहाँ हम भारत में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार जो है संविधान प्रदत्त किए गए हैं कि दोनों को अधिकार संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि अमेरिका के जो अवशिष्ट
अधिकार हैं ये राज्यों को प्राप्त हुए हैं, और भारत में जो संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ संघों की जो सरकार है वह बिल्कुल शक्तिशाली है, और इसलिए यह बात कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघीय है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक होता है। भारतीय संविधान संघीय है और इसकी आत्मा क्या होती है? एकात्मक होती है। फिर हम अगले इसकी विशेषता के रूप में समझेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसकी विशेषता में महत्वपूर्ण विशेषता में मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका का होना बेहद ही आवश्यक होता है, ताकि लोगों की जो स्वतंत्रता होती है, ऐसे स्वतंत्रता एवं अधिकार बिल्कुल अक्षुण्ण बने रहे। एक तरह से अक्षुण्णता इस प्रकार से बने रहे कि संविधान निर्माता द्वारा एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और खासकर इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। जो इसके शीर्ष पर बनाया गया है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को स्थान दिया गया है। राज्य के जो अंतर्गत उच्च न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है कि राज्य में किसी मामले में अगर शीर्ष पर है तो वो सर्वोच्च उच्च न्यायालय है, लेकिन देश के अंदर सबसे शीर्ष पर है तो सर्वोच्च न्यायालय है। और खासकर यहाँ लेकिन हम बात यहाँ फिर देखेंगे कि एकल न्याय पद्धति के कारण ग्राम कचहरी में, अगर ग्राम कचहरी से सर्वोच्च न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित है, जिसका निर्णय सभी न्यायालय एवं अन्य समस्त जो सरकारी निकायों के लिए बिल्कुल बाध्यकारी होता है। और इसकी विशेषता के अंतिम रूपों में देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अगर हम और भी बातें करते हैं कि भारतीय संविधान की जो तीसरे भाग द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची स्वीकृति प्रदान की गई है, और इसमें आम प्रारंभिक तौर पर इसमें 7 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को इससे क्या किया गया? अलग कर दिया गया। जो 7 तरह के अधिकार थे उसमें संपत्ति के अधिकार को इसमें से छाड़ दिया गया, तो इस तरह से 6 तरह के अधिकार आपके लिए बच गए। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इत्यादि प्रमुख हैं। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 21(4) के तहत, अब देखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद था वह 21(4) के तहत संविधान के 68वें यानी कि संविधान के यहाँ 86वें संशोधन के तहत, संविधान के 86वें संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में स्थान दे दिया गया। तो आप जान रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार भी हम लोगों का मौलिक अधिकार है। और इसके अलावा संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के कर्तव्यों का भी समावेश संविधान में कर दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें इत्यादि। इसके बाद और हम पा रहे हैं इसमें कि इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो विशेषता में और भी बातें आ रहा है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इसकी विशेषता के यह भी एक अहम पहलू अपना रखे हुए हैं कि संविधान के 4th भाग में अगर हम देखेंगे, संविधान के 4th भाग के कुछ निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य के या राज्य से यह आशा किया जाता है कि इस निर्देशक तत्वों को, जो ये निर्देशक तत्व है, ऐसे निर्देशक तत्वों को कार्य रूप देकर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। और खासकर इस निर्देशक तत्वों से के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति एवं समानता पूर्वक समान की यहाँ स्थापना करने की बात कही गई है। पुनः हम इसकी विशेषता में एक और बातें कह सकते हैं कि एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता के तहत आप पाएंगे कि संघीय जो शासन व्यवस्था है, यहाँ संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद भारत एक एकल नागरिकता की व्यवस्था किया हुआ है। अमेरिका की तरह यहाँ राज्य जो है और संघ के लिए अलग अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ राज्य के लिए अलग और वहाँ संघ के लिए अलग राज्य की नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य में निवास करता हो, जिस राज्य का रहने वाला हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, या वह भारत का बिल्कुल नागरिक है। वह जिस जगह का हो, भारत में रहने वाला हो, भारत का नागरिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश की एकता और अखंडता में साथ ही साथ हम देखेंगे मौलिक एकता पर बल देने का काम किया गया है। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था किया गया है। पुनः इसकी यह महत्वपूर्ण एक खासियत है। और इसके अगले खासियत यानी विशेषता के रूप में हम देखेंगे व्यस्क एवं सर्वव्यापक मताधिकार। व्यस्क एवं सर्वव्यापक मताधिकार, तो इसमें हम पाएंगे कि संविधान द्वारा जो नागरिक हैं
यानी सभी व्यस्त नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। उसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राज्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, यदि किसी भी आधारों पर उसे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बल्कि सभी लोगों को एक मत देने का अधिकार है जो व्यस्त नागरिक है भारत के। और सभी नागरिक यानी जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को यदि उन्होंने व्यस्तता की निर्धारित उम्र सीमा प्राप्त, यहाँ पे जो उम्र सीमा था यहाँ प्राप्त कर ली हो, तो मताधिकार की जो व्यस्त उम्र सीमा था वह पहले व्यस्तता की उम्र सीमा रखा गया था 21 वर्ष। कितना रखा गया था? 21 वर्ष। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आपके कमेंट में आते रहते हैं कि पहले भारत में व्यस्त नागरिकता की उम्र सीमा रखा गया था 21 वर्ष, लेकिन 66वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में इसे घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो आज आप देख रहे हैं कि हर वह नागरिक जो भारत का है वह 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका है, तो भारत का किसी भी भारत में वह क्या करेगा, व्यस्त नागरिकता के आधार पर उसे मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो यह हमारी एक खासियत हुई। पुनः हम इस संविधान के खासियत में, विशेषता में यह भी बात कर सकते हैं संवैधानिक संशोधन। तो इसकी देखिए कितनी अच्छी विशेषता है, इसमें संवैधानिक संशोधन करने की बात की गई है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान में कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि जो समस्याएं, जो परिस्थितियां बदलती रहती है, समय बदलते रहते हैं, लोगों का मांग बदलते रहता है, समय के हिसाब से समय चक्र बदलते रहता है, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि पुराने नियम है आज के संदर्भ में लागू नहीं होगा और आज का कुछ नियम होगा, हो सकता है कि कल आने वाले समय में वह सामान्य आज की तरह स्थिति नहीं रहेगा, तो उस समय कुछ संशोधन करके बदला जा सकता है। तो संविधान एक लिखित प्रलेख होता है और इसका निर्माण किसी खास समय में ही होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मानव जो जीवन है वह बिल्कुल गतिशील है, इतना गतिशील है कि उसमें साथ साथ हमेशा परिवर्तन होते रहता है। इसके अनुरूप ही उसके संविधान या अन्य जो संस्थाएं होता है, अन्य संस्थाओं या जो संगठन होते हैं, में परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है। अब तक आप देखेंगे कि जिसमें जन अधिकारों की बात या जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ संविधान का अन्य जो संस्था है, वैसे संस्थाओं में, संगठनों में परिवर्तन की बात आप देखेंगे कि आवश्यकता हमेशा महसूस हुई है। अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। विधेयक संसद में हो तो उपस्थित किए गए हैं या पारित भी हुए हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ राष्ट्रभाषा की बात। तो राष्ट्रभाषा में देश की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश की एकता जो है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए संशोधन या संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत का राष्ट्रीय या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। लेकिन कतिपय कारणों से अभी भी संविधान की या जो प्रावधान है पूर्णतः क्रियान्वित नहीं हो पाया है। और फिर हम यहाँ देखेंगे अगले बिंदुओं के रूप में, तो अगले बिंदु में देखेंगे संस्थागत संरचना जो है, या संस्थागत संरचना में देखेंगे अर्थात इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के रूप में कि एक संविधान में सिर्फ मूल्यों एवं दार्शनिक सिद्धांतों का ही उल्लेख नहीं होता है, बल्कि इन मूल्यों एवं दार्शनिक जो आदेश होते हैं को संस्थागत रूप में प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है और निर्धारित होता भी है। और भारतीय संविधान का जो विस्तृत दस्तावेज है, इसमें 395 धारा, 22 भाग अब पाएंगे। और संविधान में समय के और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है कि इसमें संशोधन होते रहता है, और इसलिए यह आवश्यक था कि संविधान जो था, संविधान के समय में या इसके अनुरूप में यह रह सके और जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सके, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है वह बिल्कुल गतिशील होता है और सामाजिक गतिशीलता के अनुसार संविधान चल सके, इसके लिए इसमें परिवर्तन की व्यवस्था अथवा परिवर्तित हो सके, इसके लिए क्या किया गया है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा यहाँ भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में संशोधन के लिए किसी विधायी प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया, दोनों ही माध्यमों को संवैधानिक संशोधन हम कहते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए खासकर यहाँ जो कुछ भाग में सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधन की व्यवस्था भी की गई है, वह व्यवस्था इस प्रकार की है कि अधिकांश भागों में संसद के दोनों सदनों का बहुमत 2/3 बहुमत आवश्यक माना गया है, और इन दोनों से अलग कुछ और भागों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ यह कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का यह अनुमोदन होना आवश्यक होता है। तो आपने अभी तक यहाँ बहुत बातों को देखा और आज हमारा सीरीज समाप्त हो रहा है। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को एक बार पुनः
सहृदय धन्यवाद।